So in previous class we have seen the Biot-Savart's law. So अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे इसको, Biot-Savart's law को? Biot-Savart's law to find the magnetic field due to a current element. तो बेसिकली इसने करंट एलिमेंट के थ्रू एट एनी गिवन पॉइंट किसी गिवन पॉइंट पर किसी करंट एलिमेंट के थ्रू इसने क्या फाइंड करी, मैग्नेटिक फील्ड को की इंटेंसिटी को फाइंड किया. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोले या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, बी वेक्टर. करंट एलिमेंट बोलेंगे तो स्मॉल एलिमेंट हो जाता है, तो डीबी वेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, if there is some current carrying conductor not straight, अगर उसका कोई एलिमेंटल वायर ले लिया जाए जिसकी जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ डीएल वेक्टर का है, और इसके कारण किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या बोला गया कि ये डीएल वेक्टर है और इस पॉइंट को ओ पी को पोजीशन वेक्टर बोल दिया गया पी का, और लेट सपोज डीएल वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर. देन अगर यहाँ पर देखें हम, करंट इधर जा रही है, ऊपर डीएल के अलोंग जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इनसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर टू इट. यानी ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको एक्स वाई प्लेन, अगर ये प्लेन है तो इसमें अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्ड. ठीक है, सो डीबी की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड. और इसको फाइंड करने के लिए इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उस बेस पर उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड dB vector due to a current element dl vector, इसको आइडियल वेक्टर भी बोलते हैं, है ना. आइडियल, जैसे करंट है तो आइडियल वेक्टर आप ऐसे बोल दीजिए, आइडियल वेक्टर at any point p is found to be first dB is directly proportional to, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, जिस तरीके से आपका एग्जाम में लिखना है, एक्सप्लेनेशन बता दी गई है आपको. dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, where theta is angle between dl vector and r vector, and dB is directly proportional to 1 upon r square. By combining these four relations, we get dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. Whenever the proportionality sign is removed, some constant come, so it will become, let's suppose it is k ideal sin theta upon r square, or let it be, we are not giving these any equations, so this would be the equation number 1. So here k is proportionality constant and its value is found to be mu naught upon 4 pi. Its value is found to be mu naught upon 4 pi, whose value is, numerical value is equal to 10 to the power minus 7.
10⁻⁷, and unit will be is equals to Tesla meter per ampere. So we can write hence dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Equation number 2. This is what the Biot-Savart's law states. This is the Biot-Savart's law. So this is the magnitude of magnetic field due to a small current element at an angle theta from it at r distance. Now since this is sin theta, this is dl, direction किधर होती है? हमेशा perpendicular to the plane होती है. In vector form we can write it vector form. dB vector can be written as mu naught upon 4 pi, या in vector form करने के लिए since dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा. या अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो मैं इसकी डायरेक्शन क्या लूंगा? डायरेक्शन अगर मुझे लेना है तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप. अब लेकिन आर कैप लगाते ही वो क्या हो जाता है? बेसिकली आर वेक्टर की डायरेक्शन में चला जाता है. और हमें पता है कि डीबी वेक्टर आर कैप की आर वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो लॉ हम समझ चुके. तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाता है? आइडियल साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म. डीबी वेक्टर इज रिटन एज म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा आर, यस आर अपॉन आर. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा. एन कैप, और ये मैंने एन कैप लगा दिया. आर कैप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डीबी वेक्टर की डायरेक्शन आर के अलोंग नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो यहां पे लिखेंगे वेयर आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट को अभी इनिशियली इतना सा लिख सकते हो. आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, वेयर एन कैप is unit vector and perpendicular to the plane of dl vector and r vector whose direction is determined by right hand thumb rule. ठीक है. तो यहां से इसको कैसे लिखा जा सकता है? dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r into r upon r. ठीक है. r upon r कर दिया मैंने, और n कैप बोल दो इसको, r स्क्वायर r upon r. ये बन गया मेरे पास mu naught upon 4 pi, थोड़ा सा तमीज से लिख लिया, dl r sin theta अपॉन आर क्यूब एन कैप. इस पूरे को ध्यान से देखें, dl r sin थीटा. तो यहां पर क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, और a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में अगर कोई एंगल थीटा बन रहा हो और कहीं पे आपको से पूछा जाए कि a क्रॉस b क्या होगा, तो आप लिखते हो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि सिंपली ab साइन थीटा एन कैप. और एन कैप क्या होता है? इस क्रॉस प्रोडक्ट का के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर, यानी कि a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर. अब ध्यान से देखिए, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड b. तो ए बी साइन थीटा कहीं पे दिख रहा है, तो ये देखिए ए बी साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल होना चाहिए? a और b.
तो क्या डीएल और आर के बीच का ये एंगल थीटा है, तो इसको कैसे लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर चुके हैं तो जैसे ये जब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो इसके अंदर अब एन कैप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पर क्या हो गया, आई डीएल क्रॉस आर, एन कैप गायब हो गया पिक्चर से, अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास डीबी आ गया। बहुत सी जगह, बहुत सी बुक्स में ये पूरा ऐसा ना करके डायरेक्ट यहीं पे भी दे दिया जाता है कि इन वेक्टर फॉर्म वी में राइट, वी में राइट। अब ये आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा भक्ति पर डिपेंड करेगा, आप इस पूरे को नोट करें या डायरेक्ट इसको नोट करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं या पूरे को लिख सकते हैं, जैसा आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बायो-सावर्ट्स लॉ। ये है बायो-सावर्ट्स लॉ। एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बायो-सावर्ट लॉ, राइट डाउन इट्स एक्सप्रेशन, तो आपको बस छोटी सी कहानियां करके लिखनी, तो इसको एज इट इज नोट करना है भाई बायो-सावर्ट्स लॉ को। तो अब लगे हाथ इसके स्पेशल केस देख लें। स्पेशल केस का मतलब जो मेन रिजल्ट हमारे पास है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इधर का अरब कर देते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्या कर सकते हैं, अगर पी पॉइंट को वेरी करवाऊं, पी पॉइंट यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, कहीं पे भी रखूं, तो उसके रेस्पेक्ट में थीटा वेरी करता हुआ जाएगा। मान लीजिए अगर डिस्टेंस हम सेम रख रहे हैं, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आर ही बनी रहे, तो उस सिचुएशन में थीटा चेंज होता जाएगा। तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ये इसके बाद ही लिखना है आपको एज इट इज। सो केस वन, केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो गया, यानी कि एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर 0, इसका मतलब हो गया कि डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, दैट इज साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 0, और ये बोला जा रहा है दैट इज पॉइंट P इज अलोंग, पॉइंट P is along the direction of current, the direction of current। इसका बेसिक मीनिंग यही निकलेगा कि हम यहीं पे इसी डीएल वेक्टर के अलोंग ही पॉइंट P ले जाए, तो वहां पर एंगल कितना हो चुका होगा, 0। तो यहां से क्या सिचुएशन समझ में आई कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, कि अगर आप उस करंट कैरिंग वायर के अलोंग ही अपना पॉइंट ले रहे हो, तो dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin 0 upon r square will be is equals to 0. That is no magnetic field, no magnetic field would be created या would be produced along the current element। current element का मतलब जिस डायरेक्शन में, that is along the direction of current, along the direction of current। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उस डायरेक्शन में खुद डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके सराउंडिंग में होगा। तो जहां से हम पॉइंट लेते हैं, ओ पॉइंट जहां पे ले रहे हैं, ओ या उसके उसी के अलोंग डीएल, क्योंकि बहुत स्मॉल है तो बेसिकली वो ओ पॉइंट ही कहलाएगा। तो जिस जगह से हम काउंटिंग करते हैं उस जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 का मतलब हो गया कि मैं यहां पर सिचुएशन क्या बना दूंगा कि अगर ऐसा है और ये मैंने ऐसा ले रखा है, तो ये बिल्कुल यहां से ये स्ट्रेट 90 डिग्री हो जाए, और इस P पर पूछ रहे हैं, ये R है, ये आपका DL है, ये DL वेक्टर ऐसा, और I करंट ऐसे फ्लो हो रही है। सो इसका मतलब ये हो गया कि DL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की।
क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ थीटा को वेरी कर पा रहे हैं, आर को नहीं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई सेम करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो कांस्टेंट है, और डीएल सेम लेंथ है, आर सेम लेंथ है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज हो रही है, कम और ज्यादा होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? थीटा के अकॉर्डिंग। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम हुआ, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर 0 ही आना है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आंसर 0 ही आएगा। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो इसका मतलब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 1 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, एंड इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लिखने के बाद आप इसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे, 4th and 5th। दिस इज द इक्वेशन। हाँ भाई, आई गेस क्लियर है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पर एक काम कीजिएगा, ये इक्वेशन 3 के बाद ये नोट करने से पहले डायरेक्शन भी लिख दीजिएगा, ताकि वो ध्यान रहे आपको। डायरेक्शन यहां से, हेंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB vector. So since dB vector is proportional to dl vector cross r vector, this implies that dB vector is perpendicular to the plane of dl vector and r vector, and its direction is given by right hand rule used for cross product of two vectors, ठीक है। ये dB वेक्टर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, तो dB वेक्टर क्या होना चाहिए? जिस प्लेन में dl वेक्टर और r वेक्टर होगा, उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हो तो किस डायरेक्शन में हो? तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल, जिसके अंदर हम इसको रखते हैं a और b। जैसे बताया था मैंने, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो आप अब क्या करते हैं? ये मान लीजिए xy प्लेन के अंदर ही रखे हुए हैं, ऐसे xy प्लेन के अंदर ही, तो आप a वेक्टर पे अपनी इस लाइन को रखते हैं और b की तरफ घुमाते हैं, तो जो स्ट्रेस सम है वो a क्रॉस b की डायरेक्शन को बताता है। यहां पर ये dl है, dl से मुझे r वेक्टर, तो अगर मैं देखूं तो ये है मेरा dl वेक्टर, ये है मेरा r वेक्टर, ये इनके बीच का थीटा है, और बोर्ड पे देखें तो ये एक तरह से xy प्लेन के अंदर ही है। तो इनके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आनी है xy प्लेन के, वो आएगी तो z के अलोंग। अब वो प्लस z हो या माइनस z हो, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर dl पे मैंने dl क्रॉस r चेक करना है, तो फर्स्ट वेक्टर dl है, तो dl पे आप रखेंगे, ये इधर घूम नहीं पा रही, तो मैंने ऐसे उल्टा किया अपनी फिंगर, अपने पाम को, और अब इस पे रखा। अब dl से r की तरफ घुमा रहा हूं, तो थंब किधर आ रहा है? बोर्ड के अंदर। दैट्स व्हाई dB वेक्टर की डायरेक्शन किधर हुई? क्रॉस। किसी को और ज्यादा समझना हो तो ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा ऐसे अलग से, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि dl वेक्टर। अच्छा, इसी को चेक करने के लिए इन जनरल कभी ऐसे नहीं घूम पाता, तो आप ठक ठक रूल जो मैंने बताया था, ठक ठक रूल शायद बताया होगा मैंने आपको, नहीं बताया तो अभी देख लो। क्योंकि आई के परपेंडिकुलर होता है, जिस लाइन में हमारी कर्ल होती है, हमने बोला था कि राइट हैंड रूल, तो वहीं से ठक ठक रूल आया है। कैसे? dl वेक्टर की डायरेक्शन में ही आई है, या आई की डायरेक्शन में dl वेक्टर लिया गया है, तो आई की डायरेक्शन में हमने थंब रखा, स्ट्रेट वायर बन चुका है, और जिस पॉइंट पे निकाल लिया वहां पे ये किया, तो ये कहां पे जा रहा है? अंदर की तरफ, तो ये अंदर हो गया। अगर यही पॉइंट ऐसा होता, देखिए ये dl वेक्टर होता और ये r वेक्टर होता, तो यहां से अगर मैं देखता तो राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला लिखता, तो ये वाली लाइन dl पे रखता, r की तरफ घुमाता, तो ये थंब का आ रहा है बाहर। देखिए ठक ठक रूल से करके देखिए क्या, L के अक्रॉस
यानी कि आई के अक्रॉस में आई डायरेक्शन पर मेरा थंब रखूं और वहां से मैं अपनी फिंगर्स को घुमाना चालू करूं, तो ये जो पॉइंट पी है वो कहां पे कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। ये कर्ल फिंगर होकर के बाहर आएंगी, तो ये यहां से फिंगर किधर आ रही है, बाहर की तरफ। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन से, इन दोनों सिचुएशन से आप चेक कर सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ dB will always be perpendicular to the plane of current element and जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पॉइंट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? सो प्लीज इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के और कंटिन्यूएशन में ये मतलब यहाँ इक्वेशन 3 के बाद ये लिखिएगा, फिर इस पूरे स्पेशल केस को लिखिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा की गई थी वो निकोलस टेस्ला, नाम तो सुना ही होगा, उसने करी थी। तो इस वजह से जो एसआई यूनिट दी गई है मैग्नेटिक फील्ड को, इट हैज बीन असाइन्ड ऑन द ऑनर ऑफ निकोलस टेस्ला। और एसआई यूनिट क्या होती है, आप चाहें तो ये जो लिखा था स्पेशल केसेस इसके बाद ही लिखें कंटिन्यूएशन में, कि यहां पर एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये, एक तो अगर फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास dV इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की खुद की भी यूनिट होती है, इसलिए आप डायरेक्टली तो इसको अभी बता नहीं सकते। तो इसी ऐसा यूनिट को बोला गया है क्या, टेस्ला, एंड सिंबल इज कैपिटल टी। अब ये पूरे की यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो अगर आपसे पूछा जाए देन द यूनिट ऑफ इस कांस्टेंट की यूनिट बताएं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आती है 10 to the power -7। तो इसकी यूनिट कैसे बताओगे आप, अभी मैंने बीच में लिखी दी थी यहाँ पे करवाते टाइम, कैसे आई ये, क्योंकि यहाँ पर dB है टेस्ला में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फॉर्मूला क्या बना, बेसिकली dB आर स्क्वायर अपॉन आइडियल साइन थीटा। dB की यूनिट टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर, और dl मीटर, और थीटा यूनिटलेस। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी यूनिट होती है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक और यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो भी मैं लिख देता हूं और आपको अभी के लिए फॉर्मूला बता देता हूं, वो आगे आने वाला है। कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है क्यू वी क्रॉस बी, और मैक्सिमम होता है वी बी साइन थीटा वी बी साइन 90 क्यू वी बी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स जैसे हमने बोला था F इज इक्वल टू होता है QE, F इज इक्वल टू QE कौन सा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, QVB। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसके हिसाब से, ये Q चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, रेस्ट पर या मोशन, तो रेस्ट होता था, तो इसके अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, 0। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है क्या, जब चार्ज मोशन में है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये चार्ज मोशन में आ गया, तो वो मोशन का फैक्टर भी इसके साथ में आ गया। बाकी ध्यान से देखोगे तो यहाँ सिंगल क्यू काम करता है और ये QVB हो गया, तो ये QV इंटू बी। ठीक, वैसे देखो एनालॉजी आप थोड़ी सी मैच कर सकते हो, चार्ज इन मोशन, चार्ज एट रेस्ट, तो यहाँ पे V का फैक्टर आएगा ही नहीं। जितनी ज्यादा आप स्पीड दोगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन भी, उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा, ये सब आगे देखेंगे। मेरा भी एम क्या है, केवल ऐसा यूनिट को समझाना। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, अगर यहां से B का फॉर्मूला बनाऊं तो F अपॉन QV, F का यूनिट हो गई न्यूटन, Q की यूनिट हो गई या तो आप कूलॉम लिख दीजिए, लेकिन अगर ऐसा यूनिट कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है,
IT एम्पियर सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड हो गया, और V क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या लिखी जाती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या तो टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर बाय चांस क्या होता है, बहुत सी बार ये सब लिखवा लेते हैं, लेकिन आंसर में ऑप्शंस में कूलम की फॉर्म में भी दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मेट में भी इसको याद रखें, यानी लिख करके रखें, ताकि आपको ध्यान रहे कि यार क्यू की टर्म्स में, कूलम की टर्म्स में देना हो, तो मैं क्या बोलता, न्यूटन कूलम मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड कहां चला जाता, ऊपर न्यूटन के साथ, तो न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। तो आप खुद देख सकते हैं ये मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कूलम, कूलम की वैल्यू क्या लिखता है, एम्पियर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट चुका होता, ठीक है। तो एम्पियर को आप लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, तो कैसे भी जैसा आपका मन करे। सो दिस इज द, अच्छा बस ये इसका एक लास्ट चीज और देख ले हम, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या हो गई, ये भाई टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल फॉर दिस, ये एक्स्ट्रा के लिए ये आगे आएगा, है ना। सो इसकी ऐसा यूनिट क्या लिख लेंगे हम, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ओके। तो आपको एज इट इज ये चीजें लिखनी है। अगर सिर्फ म्यू नॉट पूछूं तो यहां से म्यू नॉट कितना आ रहा है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट तो यही रहेगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्योंकि 4 पाई की तो कुछ यूनिट नहीं होती है। ओके, हियर द टर्म म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, जैसे एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, ऐसे ही जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज कॉल्ड क्या, परमिएबिलिटी, वो था परमिटिविटी, परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, है ना, वैक्यूम और एयर, ठीक है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसकी खुद की वैल्यू कितनी हो गई है, ये देख ही दिया मैंने, 4 पाई इंटू 10⁻, भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर 10⁻⁻⁷ आता है तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई। बिल्कुल प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज म्यू नॉट, ओके। ये ऐसा यूनिट हो गया, ये म्यू नॉट के बारे में हो गया। अब अगर यहाँ पर दो चीजों की आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये भी भूले भटके कभी कभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करेंगे और सेकेंड म्यू नॉट का आप फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है।